ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। Amit Shah to move for leave to introduce Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill. Reservation Second Amendment Bill. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please say aye.
मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अधीर रंजन प्लीज, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीय सर प्लीज, सभापति महोदय, माननीय प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। बालू जी, I think we are in a state of undeclared emergency. Probably. Because my friend, why are you in a hurry? Don't be in a hurry. Because you were in a hurry, the cart is before the horse. Your Home Minister tried to put the horse before the horse. That's not correct. Don't be in a hurry. That is why my friend, who is a member of Parliament of Lok Sabha, Farooq Abdullah, I don't know where he is, whether he is in house arrest or arrested. Mr. Omar Abdullah and another chief minister, former chief minister Mehbooba, both were, we don't know where they are. First of all, Mr. Speaker, I am on a 5-judge. माननीय सदस्य, 5-member judgment. I am on a 5-member judgment. माननीय सदस्य आप विराजे। माननीय सदस्य आप विराजे। जब माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज बात नो। जब माननीय सदस्य प्लीज, मैं आपको आपको चर्चा के समय, आपको डिबेट के समय पूरा मौका दूंगा। माननीय सदस्य, बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे इस सदन के समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। ये महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है, वो महान सदन आज फिर एक बार एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है, वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा का तो मैं बाद में जवाब दूंगा। काफी सारे सदस्यों के मन में ये चीजें पड़ी हैं कि ये जो प्रस्ताव, संकल्प और बिल मैं लेकर आया हूं, उसकी कानूनी वैधता क्या है, संवैधानिक पोजीशन क्या है। तो मैं सबसे पहले सभी सभासद इस पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सके, इसलिए इसकी कानूनी और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। सभापति, माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय ने कल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 साइन किया है। इसके तहत 370(1)D, अनुच्छेद 370 के 1D का उपयोग करते हुए ये एक संवैधानिक ऑर्डर उन्होंने पास की है, जिसमें भारत के संविधान के सारे
अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान को लागू होंगे और इसका मतलब है कि 35A चली जाएगी। और 367 और 370 1D को एक साथ में पढ़ते हुए जो अधिकार प्राप्त होता है, वो अधिकार के तहत राष्ट्रपति महोदय ने एक जहां जहां भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा गया है, वहां पर इसको जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए, इस प्रकार का भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया है। और एक रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी पढ़ा, जिसके तहत धारा 370(3) का उपयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है, इसको सीज करने का एक प्रस्ताव अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उनकी अनुकूलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे। और तीसरा, बाइफर्केशन एक्ट लेकर मैं आया हूं, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। सभापति महोदय, एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था, आज भी काफी सारे सदस्यों के मन में ये बात है कि भाई ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है। मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 की धारा 3 को पढ़ना चाहता हूं और सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modification and from such date as he may specify. राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है एक नोटिफिकेशन निकालकर धारा 300 पढ़ता हूं पर बैठ, अरे बैठो जो, अरे पूरा सुनिए भाई, पहले सुनिए, बैठिए। आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा बालू साहब। मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए। सभापति महोदय, इसका मतलब ये होता है कि धारा 370(3) का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मगर उसमें राइडर डाला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रिफर्ड टू इन क्लोज 2 shall be necessary before the president issues such a notification। तो राष्ट्रपति महोदय तभी ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनुशंसा हो। तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा को बाद ही करने का एक राइडर संविधान ने लगाया है। अब मैं आता हूं मान्यवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। मैंने जो पहले उल्लेख किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 निकाला है, इसमें राष्ट्रपति महोदय ने 367 रेड विथ 371D इसका अधिकार का उपयोग कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू और कश्मीर, ये शब्द प्रयोग किया है। तो अब ये अधिकार आता है जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करे कि आप ये अधिकार का उपयोग कर सकते हो। अब काफी सारे सभासद होंगे, ये कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं इतिहास उनको बताना चाहता हूं। इस प्रोविजन का उपयोग कांग्रेस ने इसी रास्ते से 2 बार किया है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1965 में। 1952 में 371D का उपयोग करते हुए उन्होंने महाराजा की जगह सदरे रियासत किया, महाराजा का नाम निकालकर सदरे रियासत किया, और 1965 में सदरे रियासत की जगह गवर्नर किया। मेरा इतना ही कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी इतना जो हो हल्ला कर रही है, उनके शासन में 2 बार राष्ट्रपति महोदय, भाई अब आप महोदय ये ठीक नहीं है, महोदय ठीक नहीं।
इतना जो हो हल्ला करे हो, इसका 2 बार उपयोग राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग कांग्रेस के शासन में कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है। कैबिनेट मतलब सरकार। और अब आया असेंबली। अभी महोदय आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। राष्ट्रपति शासन धारा 356 के अंतर्गत लगता है। धारा 356(1)(b) इसके हिसाब से असेंबली की पूरी सत्ताएं ये दोनों सदनों में निहित है। ये दोनों सदनों का जो भी अभिप्राय है वो ही असेंबली का अभिप्राय होता है। तो कल मान्यवर मैं राज्यसभा से अनुमति लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि ये सदन धारा 370 हटाने के लिए अनुमोदन मुझे जरूर देगा। ये दोनों चीजें जो मैंने रखी है ये संविधान का किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी ने और भारत सरकार ने ये संकल्प और ये बिल में लेकर आया हूं, इसको समझाने के लिए मैंने सदन के सामने रखा है। इस पर जो भी विवाद हो सकता है, जो भी आपकी तकलीफ हो सकती है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, तसल्ली से दूंगा। मगर हम वाद विवाद करें, वितंडावाद ना करें। मान्यवर, आज ये 2 बिल पारित भी होंगे, इसलिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया है। मान्यवर, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए। परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए थे। मान्यवर, आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो, इस सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना दिया। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को सुना। मान्यवर, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है, ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं,
अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणाएं हुई, इस पर भी ढेर सारे सवाल उठा गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। मान्यवर, अनुच्छेद 370(3) में जो प्रावधान है वो संविधान सभा ने ही तय किया है। जब टेम्पररी इस प्रोविजन को किया गया तब सवाल हुआ है कि टेम्पररी है तो हटेगा कैसे? तो धारा 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओ से राष्ट्रपति महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त 2019 का आदेश सीओ था, इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमत से होल्ड कर दिया है, उसको उस पर मोहर लगाई। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने एक तर्क दिया था। याचिकाकर्ता कौन है वो तो सभी लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, मैं कोई नाम देना नहीं चाहता। नहीं, नाम देकर क्या करेंगे, यही बोले ही है वो, तो इसमें कोई एक्सपोज करने जैसी बात नहीं। मान्यवर, 370 के तहत कोई भी घोषणा करने के पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का परमिशन जरूरी है, अनुमोदना जरूरी है, ये उनका क्लेम था। और उसको क्लेम को एक्सटेंड करते हुए आगे ले गए, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परमिशन के बगैर धारा 370(3) के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और संविधान सभा समाप्त हो गई है, इसलिए धारा 370 परमानेंट हो गया। मान्यवर, ऐसा आर्गुमेंट मैंने मेरे जीवन में भी, मेरे 5 धाराशास्त्रियों को पूछा कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ है या ये डिमांड कोई गड़बड़ है, कि डिमांड तो गड़बड़ है ही है, ये आर्ग्यू कर रहे हैं उनकी समझ में भी बड़ा प्रॉब्लम है। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 370(3) समाप्त नहीं हो जाता है, धारा 370(3) यथावत रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसको संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सीओ ठीक नहीं है, आज उसका भी जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मान्यवर, उपयुक्त बिंदुओं का सीओ 272 पर कोई प्रभाव नहीं है, ये भी सिद्ध करते हुए अनुच्छेद
371D के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि क्योंकि जब अब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मान्यवर न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश करे। मान्यवर बहुत सारे लोग अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए। तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं, क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई क्या ऑर्डर करा, मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज अ गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है। घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर, और प्रेस में क्या किया कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब मान्यवर देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया। किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने बैठे इसमें। लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है ऐसा, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी। मान्यवर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण
कश्मीर यहां है, नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी? अभी भी वापस आओ। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है। कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी? किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रामक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है। जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिग्विजय भी ऐसे मत करे, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर, Honorable Home Minister is not yielding. He is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. मान्यवर, एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मान्यवर, इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं
कि रेफरेंस लाइए। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, हाँ करता हूं, बैठिए। मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया। मैं एक कोट अनकोट पढ़ता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। और उस वक्त जब अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? मान्यवर, और चलो संयुक्त राष्ट्र में जाना भी था तो अनुच्छेद 51 में क्यों ले गए, जहां भारत के अधिकार सीमित होते थे? अनुच्छेद 35 में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। और मैं बताता हूं मान्यवर, एक कहते हैं कि धारा 370 निरस्त कर दी। अगर कल को ये 40 साल के बाद, जोर से बोले मनोज झा जी, 40 साल के बाद, क्योंकि हम मानते हैं कि 40 साल के बाद मैं नहीं हूंगा, मैं तो 60 का हो गया, मेरा आयु 40 साल का हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड। मैं बताता हूं 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकते हैं, और ना हमारा पार्टी भाग सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ती है। जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं, संवेदनशील दिमाग से फैसले लेते हैं, तब इसको ओन भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना पड़ता है। इस तरह से नहीं चलता है इतिहास। और इतिहास, मेरी बात आज भी मानकर चलिए दिग्विजय सिंह, इतिहास किसी को नहीं बख्शता है, किसी को नहीं बख्शता है। और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं है। मान्यवर, बार काउंसिल में भी जो समर्थक थे उनको भी संदेश कर दिया गया है। और रोजगार, पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हमने ढेर सारी चीजें करी हैं। मान्यवर, आदत पड़ गई थी, हमले हो तो बुला देना, इधर उधर कोई बड़ा एक्शन ले लेना जिससे दूसरे दिन के अखबार के टाइटल बदल जाए। हम छिपाने में विश्वास नहीं करते हैं मान्यवर। हमारे समय में भी हमले हुए शुरू में, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी थी। उरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर जवाब देने का काम है। हमें संवेदनशीलता कश्मीर के युवाओं के लिए, मगर संवेदनशीलता की व्याख्या टेररिज्म के लिए नहीं। माफ करना दिग्विजय जी, टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संवेद नहीं। हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए, स्वागत है उनका। मन मैं आज भी कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। अगर कश्मीर में भी युवा भले हाथ में हथियार पकड़ा हो, हथियार डाल दे, कानून की अदालत के शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। संवेदना से हमारा हृदय भरपूर है। मान्यवर, हमने जो किया है वो युवाओं के लिए किया है। मान्यवर, ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। हमने धारा 370 और 35A को हटा दिया। मान्यवर, धारा 370 और 35A कश्मीर के लोगों को तो अन्याय करती ही थी, मगर देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा। ये सिर्फ कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था मनोज जाजी, कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, 130 करोड़ लोगों का सवाल था। हमारे स्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त सवाल उठाया था
और नेहरू जी की मिनिस्ट्री छोड़ दी थी कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और इसलिए इन्होंने इस पर आंदोलन किया और उनकी शंकास्पद मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। मान्यवर, आज मुझे आनंद है कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी, छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक जिनने बलिदान दिया है, वो सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान समाप्त कर संतुष्टि का सांस लेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्यवर ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसले को मैं बहुत मन के साथ 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन। मान्यवर, आज एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार हो चुका है। 2 राजधानी रखी, 2 दरबार रखे, सालाना 200 करोड़ रुपए का खर्च होता है। मान्यवर, अब एक केंद्रीय कानून है, जो केंद्रीय कानून है सभी राज्यों में जाता है, ऐसे कश्मीर में भी जाता है। मान्यवर, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इसको पहली बार मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 35A के तहत कश्मीर की महिलाओं को न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मान्यवर, शिक्षा हो, नौकरी हो, पहली बार रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहली बार एसटी समुदाय को विधानसभा में आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहली बार धारा 370 जाने के बाद वहां हुआ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा का कानून पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पहली बार 370 समाप्त होने के बाद। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में 370। साहब, ये विसल ब्लोअर, ये भ्रष्टाचार के जुड़ा हुआ मामला था। जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक को पूछो, सिफारिश के सिवाय नौकरी नहीं मिलती थी। बड़ी परेशानी थी, भ्रष्टाचार होता था क्योंकि 3 ही परिवारों का शासन था। क्यों विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट वहां लगाएंगे? अभी झारखंड में किसी MP के यहां, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई मान्यवर, गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक भी एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं किया, एक भी। मान्यवर, ये खड़े हो गए, चलो इंडिया अलायंस ने, मान्यवर इंडिया अलायंस ने इसकी टीका भी नहीं की। मान्यवर अभी कहेंगे Correction is elected, but take it. मान्यवर मुझे मालूम है नहीं बैठेंगे, क्योंकि OBC को सम्मान देना है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, ये नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। वॉकआउट करेंगे। कितनी भी कटु बात को हम सुन लिए, अब आप जवाब नहीं सुनोगे, क्या बात है? 6 घंटे तक मैंने सुना है आपको, कैसे नहीं सुनोगे मुझे? चले खड़गे साहब, प्लीज बैठ जाइए। मेरा निवेदन साहब, आप बड़े नेता हैं, Honorable Home Minister says will go on record. मान्यवर, ये कहते हैं कि क्या बदलाव आया है?
सर ये महिला और ओबीसी के लिए नहीं बैठ सकते। मान्यवर, बहुत सारे पीयूष भाई जैसे भले हृदय के लोगों को था कि ये जवाब सुनेंगे। मैं इनकी ऑफिस में कॉफी पीने के लिए गया, मैंने कहा नहीं सुनेंगे। तो पीयूष भाई ने मुझे पूछा क्यों नहीं सुनेंगे। मैं कोई कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित इन्होंने काका काललकर कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया, और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। अभी अभी इनके नेता को किसी एनजीओ ने लीक कर दिया है, अर्थ मालूम है या नहीं है मालूम नहीं, कभी पूछ ले कोई फुल फॉर्म तो तकलीफ आ जाए मान्यवर, परंतु अभी एक लिख कर दिया है तो ओबीसी ओबीसी ओबीसी। तो एक पत्रकार मुझे कह रहा था इतना बोले मैं कि इसकी एक तिथि होती है 180 दिन, पहली बार कब मिले बोले वो देख लेना, 180 दिन के बाद विषय बदल जाएगा। इसमें कुछ मन से नहीं होता है साहब। पूरा जीवन इनके पिताजी ने संसद के लोकसभा में खड़े रहकर मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध कर दिया, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। मुझे तो भरोसा साहब नहीं बैठेंगे, मगर साहब ये पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी जी हमारी यात्रा के संयोजक थे, लाल चौक में तिरंगा फहराना था, हम सभी गए थे, हमें जाने नहीं दिया। मोदी जी और कुछ लोग जान की परवाह करे बगैर गए और तिरंगा फहरा है। तिरंगा फहराने के लिए भारत के हिस्से पर सेना को दखल करना पड़ता था, वही लाल चौक में 26 जनवरी को घर घर तिरंगा फहरा गया मान्यवर। मैं इसलिए कहता हूं कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी मान्यवर। मैं उसके बाद में 1991 में सी स्टेट एक्ट के द्वारा दिल्ली को विधानसभा दी गई, परंतु 56 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर दिल्ली की विधानसभा हटाकर उसको संघ राज्य घोषित किया गया। लगभग 3 दशक तक ये व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकारिया कमेटी बनी जो बाद में बालाकृष्णन कमेटी के रूप में जानी गई, और 91 में 69वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके बाद दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 जिसमें मैं आज संशोधन लेकर आया हूं, इसको इस महान सदन ने पारित किया गया। और वही विधेयक के अंदर, संविधान संशोधन के अंदर 239A जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें इस संसद को राजधानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपूर्ण अधिकार संसद को देने का काम किया गया। मान्यवर, समस्या कहां से समाप्त शुरू हुई? 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मनसा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी,
अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या है वो? प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। मान्यवर मान्यवर उसके बाद में 15 में अचानक ही दिल्ली राज्य सरकार ने एक विषय सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अपने हाथ में लिए। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में आया, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, उसमें खंडित जनादेश आया, फिर संविधान पीठ बनी। संविधान पीठ ने कुछ फैसले कर नीचे फिर से 2 जजों की बेंच को दिया, उसमें भी सहमति नहीं बन पाई और फिर से संविधान पीठ बनी जिसने अभी फैसला दिया। मान्यवर वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने कानूनी और मॉरल दृष्टि से नहीं किया। उन्होंने इंटरप्रिटेशन कानून की स्थितियों का करते हुए ये कहा है कि फिर भी दिल्ली देश की संसद को और भारत सरकार को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। वो अधिकार का उपयोग कर एक वटहुकम, एक नोटिफिकेशन निकाला गया और वो नोटिफिकेशन इसलिए निकालना पड़ा कि संसद उस वक्त काम नहीं कर रही, मतलब संसद बैठी नहीं थी, बैठकें चल नहीं रही, तो नोटिफिकेशन निकला और संसद सत्र के अनुपस्थिति में जो नोटिफिकेशन निकला इसको मैं यहां लेकर आया हूं, जो आज सदन के चर्चा के लिए मैंने आप सबके सामने रखा है। मेरा सभी पक्ष के सदस्यों से विनती है कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है, दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो, मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे।
और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को प्रच्छन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। मान्यवर, मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल को। मेरा सभी से निवेदन है कि अलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करे। देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए न्यूट्रलिटी से बात करे। और वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच है वो करिए। इतना अपील करके मेरी बात को समाप्त करें। हमारे पुराणों में, हमारे साहित्यों में जो न्याय की कल्पना है, विश्व की सारी न्याय की कल्पनाओं में सबसे उदार चरित और सबसे महान, ये कल्पना के आधार पर हमने यहाँ पर इसको लिया है। सिर्फ इसकी भारतीयता पर हमने आग्रह किया इतना नहीं है, हमने इसको, मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं मान्यवर, जब इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। और टेक्निक का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई एक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर होगा तो वो भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा। मान्यवर, 0 एफआईआर, EFIR और लगभग 2027 तक देश भर के सभी केस के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का प्रावधान भी हमने किया है। मान्यवर, कई लोग बाहर सवाल करते हैं, यहां तो बैठे नहीं है, यहां बैठकर पूछते तो मैं जवाब भी देता, मगर मैं तो बाहर भी सुनकर आता हूं और मानता हूं कि मेरा दायित्व है कि सार्वजनिक रूप से पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं कि नए कानून की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब ही मालूम नहीं है। स्वराज का मतलब स्वशासन से नहीं होता है। स्व शब्द सिर्फ शासन से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वराज मतलब स्वधर्म को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व भाषा को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, और वो स्व शासन को जो प्रस्तापित करे वो स्वराज है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, गांधी जी ने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। और आज तक आप 75 साल में से करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे, स्व को जागरूक करने का काम नहीं किया। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की महान आत्मा को, स्व को जागरूक करने का काम किया है और वो ही आज भारत के उत्थान का कारण बना है। मान्यवर, लोकतंत्र में बैलेंस ऑफ वर्क की एक टर्म्स को बहुत महत्व दिया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली जो अभी हमारे देश के अंदर काम कर रही है, उसमें ये बैलेंस बिगड़ गया था और हमने इसके अंदर बैलेंस ऑफ वर्क का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। अगर मैनेजमेंट के विद्यार्थी इसको बारीकी से देखेंगे, मैनेजमेंट के विज्ञान के हिसाब से देखेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ वर्क को कितना फाइन ट्यून कर ये कानून के अंदर हमने प्रस्तापित करने का प्रयास किया है। और मान्यवर, मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कानून का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल में किसी भी विक्टिम को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रस्तापित होगी। मान्यवर, ये लोग जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं आज उनको बताना चाहता हूं मान्यवर, आज इस कानून को इस सदन के आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला काटकर 21वीं सदी में सीधी प्रवेश करेगी। मान्यवर, क्या होगा इस कानून से?
मूल भारतीय परंपरा की न्याय की अवधारणा को समग्र विश्व को हम परिचय करा पाएंगे और इसके सुफल इस देश की जनता चख पाएगी। क्या होगा इससे जो पूछते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली का भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए उपस्थित है। क्या होगा इस कानून से जो पूछते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो विद्यमान है वो सारी तकनीक और आने वाले 100 साल तक जो तकनीक आगे बढ़ सकती है, वो सारी तकनीक को सिर्फ रूल्स में परिवर्तन कर कर समाहित किया जाए, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इस कानून के अंदर समाहित किया गया। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 7 साल से ज्यादा सजा है वो सभी घृणित अपराधों के लिए हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेशियो के अंदर बढ़ावा होगा। ये जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए, पूरे देश में 4 प्रकार की न्याय प्रणाली चलती थी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। मान्यवर, ये पूछते हैं क्या होगा, मैं इनको बताना चाहता हूं, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात थी, वो आप विदेश से आए हुए कंसेप्ट और एनजीओ को थोपे गए विचारों से करते थे। हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए परंपरागत हमारा जो सम्मान है, वो सम्मान को इस कानून के अंदर कानून का स्वरूप देने में सफल हुए, मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, तो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इसके अंदर शामिल किया है। मान्यवर, जो पूछते हैं इस कानून से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के अंदर बदल गया है। राज्य के शासन की रक्षा के लिए एक जमाना था जब ब्रिटिश ताज का इस देश के अंदर शासन था। मान्यवर, रानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं कर सकता, फांसी पे चढ़ा दिए जाए। महात्मा गांधी हो, तिलक महाराज हो, वीर सावरकर हो, वो राजद्रोह के कानून में कई साल जेल में रखे और आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया। इमरजेंसी के अंदर ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया, ढेर सारे विपक्ष के नेताओं। मान्यवर, हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर। अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र है, मगर देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। व्यक्ति और देश के बीच में क्या अंतर होता है? डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। वो पूछ रहे हैं क्या होगा इस कानून से। संगठित अपराध, इस देश में ढेर सारे संगठित अपराध शुरू हो गए। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य के गैंग बन गए। संगठित गैंग बनकर अपराध करते थे। अपराध करने वालों को पकड़ते थे, वो तो उसका हाथ था मान्यवर, दिमाग कहीं और बैठा होता था। इसको 120B की एक निर्बल धारा से कानून के शिकंजे में लाते थे। अब संगठित अपराध के लिए हमने एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर। पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं किया है, फिर भी गुनाह होता है। ऐसे लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हमें इस कानून के अंदर। जो कहते हैं क्या होगा, जल्दी न्याय मिलेगा।
गरीब आदमी के लिए न्याय महंगा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर और पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को लिए समय मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा है। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, 3 साल के अंदर फैसला हाथ में आएगा। जो कहते हैं क्या हुआ है, कई बार भ्रष्टाचार से कोई जजमेंट इधर उधर आ जाता है, गलती से आता है, इसकी अपील का निर्णय कौन करता है माननीय महाराज? अपील जिसने प्रोसिक्यूशन का जो वकील है वो ही करता है। हमने इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अस्तित्व को कंपलसरी कर दिया है, जो पहले एडवाइजर था, और हर जिले में एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रहेगा जो पूरी प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया से अलग रहकर ये अपील योग्य केस है या नहीं है इसका निर्णय करेगा। इससे सबको मालूम पड़ेगा। और अंत में जो कह रहे हैं इससे क्या होगा, मैं इनको कहना चाहता हूं, ब्रिटिश संसद ने बनाए हुए कानूनों को समाप्त कर कर मोदी जी ने भारतीय संसद की गौरव को बढ़ाया है। आज पूरा देश एक कानून पारित होने के बाद हमारी संसद के बनाए हुए कानून के आधार पर मान्यवर एक गौरव का अनुभव वो नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं नहीं कर सकते। जिनका दृष्टिकोण भारतीय है वो समझ सकता है कितने बड़े गौरव की बात है, मगर इटालियन चश्मा जिन्होंने पहना है वो इसको नहीं समझ सकते। वो अपेक्षा भी देश की जनता को उनसे नहीं है।